नमस्कार, मैं तारिका सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज मैं आपको समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के अंतर्गत कुपोषण से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूंगी। तो कुपोषण को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भोजन क्या है। भोजन कोई भी तरल, अर्धतरल या ठोस पदार्थ जो हमें काम करने के लिए शक्ति देता है, हमारी शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है एवं हमारे शरीर की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। इसमें कुछ पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य पौष्टिक तत्व हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स या खनिज लवण एवं जल। तो जब शरीर में इन पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा से अधिकता या कमी हो जाती है, मतलब जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जितना हमारे लिए अनुमानित है, उससे अधिक मात्रा में पोषक तत्व जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं या फिर उससे कम मात्रा में पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है और वो कुपोषण की अवस्था होती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से अल्प पोषण एवं पोषक तत्वों की अधिकता से अति पोषण होता है। मतलब पोषक तत्वों की अधिकता, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता के कारण मोटापा की समस्या आती है। तो किसी मोटे व्यक्ति को ये देखकर सोचना कि जो है ये कितना स्वस्थ है, ये गलत है। मोटापा भी एक तरह का कुपोषण है, क्योंकि व्यक्ति का या बच्चे का जो वज़न है वो उसकी आयु में जितना होना चाहिए उससे अधिक होता है। इसी प्रकार बच्चे का वज़न जितना होना चाहिए उससे कम होता है या जो शारीरिक रूप से दुर्बल होता है वो भी अल्प पोषण की श्रेणी में आता है और एक प्रकार का कुपोषण होता है। अब कुपोषण के कारण, तो कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजहों से कुपोषित होता है व्यक्ति, तो उसके निम्न कारण हैं। पहला है अशिक्षा। अशिक्षा मतलब व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि उसे क्या चीज़ें खानी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन सी पौष्टिक चीज़ें हैं जो उसको अपने खाने में प्रतिदिन लेनी चाहिए और कौन सी अनावश्यक चीज़ों को वो ले रहा है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि आजकल जो लोग जंक फूड लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह की चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में शामिल होती जा रही हैं, तो इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन करना भी एक तरह की अशिक्षा ही है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये हमारे शरीर के लिए कितना नुकसान पैदा कर रही हैं। फिर कुपोषण का दूसरा मुख्य कारण है गरीबी। गरीबी या किसी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी ना होना कि वो पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन अपने लिए प्राप्त कर सके। मतलब वो फल, दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर और अंडे, मांस, मछली, ये सब चीज़ें खरीदने के लिए अर्थ की या धन की आवश्यकता होती है, और जब कोई व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं खरीद पाता है तो उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है और व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। इसके बाद कुपोषण का एक अन्य कारण है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति मतलब जो आसपास का जो समाज है, तो इसमें क्या होता है कि हमें आजकल के यूथ की बात करें या बच्चों की बात करें, जब वो देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो नींबू पानी छोड़ के वो जो है आपके कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो मन में एक चीज़ आती है कि हमें भी यही चीज़ें लेनी हैं और हम उन चीज़ों को अधिक मात्रा में लेने लगते हैं और जो हमारे लिए पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण जो भी आहार है, धीरे धीरे वो हमारे शरीर में जाना कम हो जाता है और ये जंक फूड और फास्ट फूड और ये तली भुनी चीज़ें ये हमारे शरीर में ज़्यादा जाती हैं, जिसकी वजह से हम कुपोषित हो जाते हैं। फिर सामाजिक स्थिति को हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है,
तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जिनके पास पैसा है उसके पास तो पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ पहुंच रहे हैं, वो अच्छी चीज़ों को खरीद रहा है और खा रहा है। लेकिन जो गरीब तबका है, जिसके पास पैसों की कमी है, तो वो उन पोषक पदार्थों को, उस अच्छी फल फूल सब्जी आदि को नहीं खरीद पा रहा है और कुपोषित हो रहा है। फिर चौथा मुख्य कारण है भुखमरी। भुखमरी ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति कुपोषित है, उसके जीवन में भोजन और अच्छे स्वास्थ्य की कमी है। फिर लिंग भेद हम सभी जानते हैं, लड़का लड़की का जो भेद होता है हमारे समाज में, हमारे घर के आसपास, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर घर में है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक ये हमारे आसपास ये देखने को मिलता है कि लड़का लड़की का भेदभाव। लड़की होती है तो लोग समझते हैं कि इसे तो दूसरे घर जाना है, ये तो हमारे पास नहीं रहेगी, उसके खाने पीने में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वो बच्चा शुरुआत से ही, वो जो लड़की है वो शुरुआत से ही कुपोषित होने लगती है। और जो लड़का होता है उसको लोग सोचते हैं अरे ये तो हमारा मतलब बुढ़ापे में हमारे पास रहेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा वंश चलाएगा। तो इस तरह पर उस पर लड़के पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो लड़का स्वस्थ होता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सारे लड़के स्वस्थ हैं, और ये भी नहीं कह रही हूँ कि सारी लड़कियाँ कुपोषित हैं, पर हमारे समाज में, हमारे आसपास के परिवेश में लिंग भेद के कारण लड़कियों में बहुत अधिक कुपोषण देखने को मिलता है। फिर अगला कारण है माँ का कुपोषित होना। तो ये भी बहुत हद तक लिंग भेद से जुड़ा हुआ है। जब लड़कियों पर हम शुरुआत से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो लड़की आगे चल के जब माँ बनती है तो उसका शरीर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है, विकसित नहीं होता, मजबूत नहीं होता है कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाए। और वो जो खुद ही स्वस्थ नहीं है, वो एक स्वस्थ बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। तो माँ कुपोषित है तो उससे उसकी जो होने वाली संतान होती है वो भी कुपोषित हो जाती है। फिर अगला कारण है कम उम्र में शादी का होना। जब बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है तो लड़कियों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है कि उनको क्या चीज़ें खानी है, कैसे रहना है, या जो गर्भवती लड़कियां हैं कम उम्र की, उनका कैसा खान पान होना चाहिए, तो उनमें भी कुपोषण की बहुत अधिक समस्या देखने को मिलती है। फिर अगला कारण है अस्वस्थ वातावरण में रहना। जो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है उसका खान पान वैसा ही हो जाता है। जिस परिवेश में लोग सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, और मतलब एक ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें महंगी हैं वही चीज़ें अच्छी हों हमारे स्वास्थ्य के लिए, वही चीज़ें हमें सारे पोषक तत्व पहुंचाएं। जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो भी हमें पर्याप्त पोषण देती हैं। बस ये है कि हमें उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, हमें उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अस्वस्थ वातावरण में जो लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि कब उठना है, कब क्या खाना है, और किस तरह हम सस्ते में अपने जो पर्याप्त पोषण को प्राप्त कर सकते हैं, और गलतियां करते जाते हैं और कुपोषित हो जाते हैं। इसके बाद कुपोषण के प्रकार। तो कुपोषण के कई प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तीव्र कुपोषण, जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मैरास्मस, कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों में देखने को मिलता है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तब से लेकर 1 वर्ष की आयु के बच्चों में मैरास्मस रोग देखने को मिलता है, या मैरास्मस कुपोषण देखने को मिलता है। इसमें शरीर का जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, और इस कारण बच्चे की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो जाता है। बच्चे को बहुत अधिक डायरिया होता है। फिर उसके जो शरीर में विटामिन ए की कमी जैसे भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये मैरास्मस का मुख्य लक्षण होते हैं। फिर अगला जो तीव्र कुपोषण है वो है क्वाशियोर्कर। तो ये जो है 1 वर्ष की एज पर ध्यान दीजिएगा, वो जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बच्चों में मैरास्मस देखने को मिलता है, और क्वाशियोर्कर 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष की आयु में के बच्चों में देखने को मिलता है।
इससे शरीर का बॉडी फ्लूइड जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और इसके कारण जो होता है स्किन और बालों के रंग में परिवर्तन आने लगता है, और बॉडी में सूजन या स्वेलिंग सी आने लगती है। उसका पेट बाहर निकलने लगता है ना। पेट बाहर निकलता है, बच्चे का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है, मसल मास कम होने लगता है, मतलब उसके हाथ पैर एकदम दुबले दुबले लगेंगे और उसका पेट बाहर की तरह निकला होगा। और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। बच्चे में एनीमिया के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी भी दिखाई देती है, और इस तरह के लक्षण क्वाशियोरकर में दिखाई देते हैं। फिर तीसरा है मैरास्मिक क्वाशियोरकर। ये मैरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों का ही मिश्रित रूप होता है, और इसमें दोनों की मतलब मैरास्मस और क्वाशियोरकर दोनों के ही जो लक्षण होते हैं वो इसमें दिखाई पड़ते हैं। मतलब इसमें सूजन भी दिखाई दे सकती है, पानी जैसा डायरिया भी दिखाई दे सकता है, और मसल मास का कम होना भी दिखाई दे सकता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी भी हो सकती है। दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपस में मिलके मैरास्मिक क्वाशियोरकर का कारण बनते हैं। फिर दूसरे प्रकार का कुपोषण होता है क्रॉनिक कुपोषण। तो इसके लक्षण जो होते हैं वो उन लोगों में दिखाई पड़ते हैं जो लंबे समय तक कुपोषण से पीड़ित होते हैं, और इसके परिणाम भी काफ़ी लंबे समय तक परिलक्षित होते हैं। जैसे कि कोई गर्भवती महिला है तो उसको बचपन से ही पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, वो कुपोषित होती है, और फिर वो कुपोषण जब वो गर्भवती होती है तब तक चलता आता है, और फिर जब वो बच्चा पैदा करती है तो वो जो बच्चा होता है वो भी कुपोषित हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर बच्चे को माँ का भी दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो ये कुपोषण एक चेन की तरह आपका चलता रहता है। फिर तीसरा कुपोषण है ग्रोथ फेलियर कुपोषण। इस प्रकार के कुपोषण में बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई और उसका वज़न कम होता है। मतलब एक स्पेसिफिक उम्र जो होती है उसमें बच्चे की स्पेसिफिक लंबाई होती है, तो जब उसकी लंबाई कम होने लगती है तो इसको स्टंटिंग कहते हैं, और जब एक स्पेसिफिक उम्र में बच्चे का जो वज़न होना चाहिए वो कम हो जाता है तो उसे वेस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद कुछ अन्य प्रकार के भी कुपोषण होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी से कुपोषण होते हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख होता है वो एनीमिया होता है। तो ये जो एनीमिया होता है वो महिलाओं में और किशोर उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनमें बहुत अधिक देखने को मिलता है, और इसमें मुख्य रूप से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। और ये मेनली जो होता है वो आयरन की डिफिशियंसी से होता है। फिर दूसरा है घेंगा। घेंगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें व्यक्ति की जो थायराइड ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है, और उसकी मानसिक विकृति की संभावना बढ़ जाती है। फिर तीसरा है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग आप जानते हैं कि अंधेरे में या जो शाम के बाद बच्चे को दिखाई देना बंद हो जाता है, वो अच्छे से देख नहीं पाता है। फिर उसकी दृष्टि कमज़ोर होने लगती है, हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है, और इसके साथ ही साथ व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी प्रभावित होती है। फिर विटामिन B12 की कमी, तो इसकी कमी से आरबीसी का निर्माण कम होने लगता है, और आरबीसी का निर्माण कम होता है, खून की कमी होती है। एनीमिया का जो कारण होता है खून की कमी होना, तो विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। फिर जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो भी विकृत होने लगती हैं। अब ये जो कुपोषण की जो समस्या है वो पूरी देशव्यापी समस्या है, या यूँ कहिए ये पूरी विश्वव्यापी समस्या है। तो हमारे देश में, हमारे भारत में कुपोषण से निपटने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं चलाई गई, जिनमें से कुछ एक प्रमुख योजनाओं का बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो एक पहली जो योजना है वो है आंगनवाड़ी योजना। ये महिला बाल विकास मंत्रालय की योजना है, और इसमें 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चों का पोषण स्तर, उसमें सुधार लाने के लिए ये योजना चलाई जाती है। और इसका मुख्य कारण है बाल मृत्यु दर को कम करना, बच्चों के कुपोषण के स्तर में कमी लाना, और इसमें बच्चों के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके भी पोषण स्तर का ध्यान रखा जाता है।
फिर दूसरी जो योजना है वो है मिड डे मील योजना। इसे भारत सरकार की जो है ये योजना है और इसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल में मिलता है। ये जो योजना है ये 1995 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को जो स्कूल आने का जो बच्चों की संख्या है उसको बढ़ाना है, उनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम करना और साथ ही साथ कुपोषण को दूर करना। उसके बाद तीसरा है विटामिन ए की खुराक। तो बच्चों को रतौंधी से बचाने के लिए, उनकी आंखें ना कमज़ोर हों उससे बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें दी जाती है। फिर अगला एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो किशोरावस्था लड़कियों में खून की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे उनको बचाने के लिए स्कूलों में आयरन की गोलियां दी जाती हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं। तो ये एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में आता है। तो आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहें, बाहर जब भी निकले मास्क पहन के निकलें। धन्यवाद।